नमस्कार साथियों। स्वतंत्रता का जो टॉपिक है वो उसके दूसरे भाग को आज शुरू करते हैं कि स्वतंत्रता के बारे में विचारकों के क्या क्या विचारक है, स्वतंत्रता से संबंधित किन किन विचारकों ने अपने विचार दिए थे। तो सबसे पहले आते हैं प्लूटो। प्लूटो ने स्वतंत्रता के लिए एलुथेरिया शब्द का प्रयोग किया था। याद रखना विशेष तौर पर प्लूटो ने स्वतंत्रता के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था, तो एलुथेरिया। उसके बाद में प्लूटो ने एक अवधारणा दी थी स्वतंत्रता से संबंधित है, वो अभिजात स्वतंत्रता की अवधारणा। अभिजात स्वतंत्रता की अवधारणा किसने दी थी? प्लूटो ने दी थी। मैंने मोस्ट ऑफ विचारकों के सारे विचार नहीं लिखा कर वही विचार या कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूँ जहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, सीधे प्रश्न। यानी एक एक विचारों को आप पढ़ोगे स्वतंत्रता के बारे में काफ़ी आपको ऐसा जाल मिल जाएगा, लेकिन वहाँ से हमें एक सीधे सवालों को पुटअप करना है कि सीधा सवाल कौन सा बन रहा है, परीक्षा के लिए कौन सा उपयोगी सवाल बन रहा है, उसे ही लिखवाने का प्रयास है मेरा। तो प्लूटो ने अभिजात स्वतंत्रता की अवधारणा दी थी। इस अवधारणा में क्या होता है कि आत्मा के ऊपर विवेक का शासन है। अभिजात स्वतंत्रता क्या होती है कि व्यक्ति खुद के ऊपर अपने विवेक का शासन होता है कि अपने, जैसे प्लूटो ने आत्मा के जो 3 तत्व बताए थे उसमें विवेक तत्व के अनुसार और खुद अपनी निर्णय लेना, दूसरों के निर्णयों के ऊपर प्रभावित नहीं होना। तो यानी याद रखना कि अभिजात स्वतंत्रता की अवधारणा किसने दी? तो प्लूटो ने दी थी। अरस्तु ने स्वतंत्रता के बारे में क्या विचार दिया कि उन्होंने केवल नागरिकों को स्वतंत्र माना, जो वह उस देश के मूल नागरिक है उन्हें ही स्वतंत्र माना, और उन नागरिकों में से ही उन्होंने दास और महिलाओं को न तो नागरिक माना और न ही उनके लिए स्वतंत्रता मानी। तो सवाल पूछ लेते हैं कि वो कौन सा विचारक थे जो महिलाओं की स्वतंत्रता का विरोधी रहा? तो अरस्तु। दास महिलाएं और विदेशियों को न तो वो नागरिक मानता है और न ही स्वतंत्र मानता है, अरस्तु। उसके बाद में लास्की की पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, स्वतंत्रता को भावात्मक वस्तु माना कि कौन सा विचारक है स्वतंत्रता को एक भावात्मक वस्तु मानता है? लोस्की ने स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताए, व्यक्तिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता। याद रखना इसमें फिर ऑप्शन 3 आ रहे हैं, जहाँ 3 ऑप्शन हो 4 ऑप्शन हो उन्हें कंठस्थ करना है। स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताए, व्यक्तिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। होब्स ने शारीरिक स्वतंत्रता का विचार दिया। प्रश्न सीधा बनता है कि शारीरिक स्वतंत्रता का विचार किसने दिया? होब्स ने दिया। होब्स ने विरोधों के अभाव को स्वतंत्रता कहा। किसने विरोधों के अभाव को स्वतंत्रता कहा? होब्स ने। इसमें इंग्लिश वर्ड भी याद रखना, एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रेंट्स। ये इंग्लिश वर्ड याद ही रखना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि लोग ने बाधाओं के अभाव को स्वतंत्रता कहा। यानी कई बार ये भी विरोध के अभाव को स्वतंत्रता, तो दोनों नाम अगर सेम आ जाए तो आप इंग्लिश वर्ड में जाना, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स। ये लोक ने दिया था एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, यानी बाधाओं के अभाव को लोक ने स्वतंत्रता कहा था और विरोधों के अभाव को होब्स ने स्वतंत्रता कहा। कन्फ्यूज मत होना दोनों वर्डों में। होब्स ने विरोधों के अभाव को स्वतंत्रता कहा था, लोक ने बाधाओं के अभाव को स्वतंत्रता कहा था। लोक ने स्वतंत्रता के 2 प्रकार बताए, प्राकृतिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता। यानी पूछ लेते हैं स्वतंत्रता, लोक के अनुसार स्वतंत्रता के प्रकार हैं 2। रूसो बाध्य स्वतंत्रता की अवधारणा दी। यानी रूसो ने यह कहा था कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, और मनुष्य ये कहा था किसी भी परिस्थिति में अपनी स्वतंत्रता का परित्याग कर ही नहीं सकता। स्वतंत्रता को उन्होंने मूल अधिकार और मूल गुण माना था व्यक्ति का। स्वतंत्रता का त्याग मनुष्य होने के दावे का त्याग, ये रूसो की उक्ति है। तो यहीं से ही निकल के आता है बाध्य स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट। किसने बाध्य स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट दिया था? रूसो ने बाध्य स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट दिया था। स्वतंत्रता के जो विचारक हैं उनमें से जो सीधे सीधे प्रश्न निकल कर आ रहे हैं वो लिखा रहा हूँ। उसके बाद अगला विचारक है बेंथम। बेंथम ने स्वतंत्रता को महत्व ही नहीं दिया था। महत्व नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? उन्होंने कहा था कि व्यक्तियों को स्वतंत्रता की आवश्यकता नहीं है, संरक्षण की आवश्यकता है। व्यक्ति को स्वतंत्रता की नहीं, संरक्षण की आवश्यकता है।
तो यानी सीधा प्रश्न बनता है कि वह कौन सा विचारक है जिन्होंने व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक ही नहीं माना। तो बेंथम ने स्वतंत्रता को व्यक्ति के लिए आवश्यक ही नहीं माना। एक पैट्रिक हेनरी की एक लाइन है, मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु। दो या मृत्यु, ये पैट्रिक हेनरी की एक ऐतिहासिक उक्ति है। पैट्रिक हेनरी ने कहा था मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु। तो बेंथम ने इससे जुड़ा ये बात कही कि मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु, ये एक मूर्ख की आवाज है। मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु, ये एक मूर्ख की आवाज। बेंथम के अनुसार ये एक मूर्ख ही एक ऐसी बात कह सकता है। अब एक वेपर नाम का विचारक हुआ, तो उसने ये कहा था कि मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु, ये आवाज बेंथम के अनुसार एक मूर्ख की आवाज हो सकती है। मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु, बेंथम के अनुसार ये एक मूर्ख की आवाज हो सकती है। वेपर। उक्ति की भाषा पर जाना है। केवल इतना परीक्षा में पूछे कि मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु किसने कहा था? पैट्रिक हेनरी ने। मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु, ये एक मूर्ख की आवाज हो सकती है, बेंथम ने कहा था। मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु, बेंथम के अनुसार ये एक मूर्ख की आवाज हो सकता है, वेपर ने कहा था। वाक्य को बिल्कुल उसकी भाषा लैंग्वेज को पकड़कर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना। उसके बाद में पढ़ते हैं जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ये स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा विचारक हुआ था, जिसने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक में अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए थे। उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, शरीर और मस्तिष्क का स्वामी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, शरीर और मस्तिष्क का स्वामी है। मस्तिष्क का स्वामी है, ये उक्ति कही थी। स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यक्तित्व को हासिल करने को बढ़ावा देना है, और ये पहले ही मैंने कहा था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक। व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए जो भी स्वतंत्रता की स्थितियाँ आवश्यक है, उन स्थितियों का जे.एस. मिल प्रबल समर्थक रहा है। कि पूछ लेते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रबल समर्थक कौन रहा? जे.एस. मिल रहा। इन्होंने स्वतंत्रता के दो प्रकार बताए, स्व संबंधी स्वतंत्रता और पर संबंधी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के दो प्रकार बताए। पहला स्व संबंधी स्वतंत्रता, दूसरा पर संबंधी स्वतंत्रता। स्व जैसे नाम से स्पष्ट है, खुद से जुड़ी हुई, खुद के व्यक्तित्व के मौलिक विकास के लिए स्वतंत्रता की जो जो स्थितियाँ चाहिए, जो जो स्वतंत्रता चाहिए, वो सारी स्वतंत्रताएं स्व संबंधी स्वतंत्रता की श्रेणी में। यानी बोलने का अधिकार है, विचार एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, या घूमने फिरने की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, ये चीज़ें स्व संबंधी स्वतंत्रताओं में आएगी। और पर संबंधी स्वतंत्रता, तो हमें दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता का भी ख्याल रखना है, उसमें वो दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता का भी हनन नहीं हो,
उसे पर संबंधी स्वतंत्रता कहा गया है। यानी मिल के अनुसार स्वतंत्रता के दो प्रकार है, स्व संबंधी स्वतंत्रता और पर संबंधी स्वतंत्रता। उसके बाद में मिल का हानि सिद्धांत। मिल का हानि सिद्धांत। हानि सिद्धांत क्या आता है कि पर संबंधी स्वतंत्रता है कि हमें दूसरों की स्वतंत्रता का जहाँ हनन नहीं होना चाहिए। यानी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, खुद की स्वतंत्रता और दूसरों की स्वतंत्रता, उन दोनों के बीच में एक सीमा रेखा खींचते हैं कि हम अपनी स्वतंत्रता का उस हद तक उपयोग करें जहाँ से दूसरों की स्वतंत्रता बाधित नहीं हो। तो हानि सिद्धांत में मिल यही बात कहता है कि हम किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर जो सकारात्मक प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं किसी दूसरे को हानि से बचाया जा सके। हमें बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन उस हद तक बोलने की स्वतंत्रता है जिससे दूसरों को असहज नहीं लगे। इसे मिल का हानि सिद्धांत कहते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर जो औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि किसी दूसरे को हानि से बचाना। किसी दूसरे को हानि से बचाना। प्रश्न सीधा आ सकता है कि स्वतंत्रता का हानि संबंधी सिद्धांत किसने दिया? मिल ने दिया था। कि मिल के स्वतंत्रता के हानि सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होने से बचाना। अब यहीं से एक निकल के आता है हस्तक्षेप का लघुत्तम क्षेत्र। हस्तक्षेप का लघुत्तम क्षेत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यानी इससे ये सिद्धांत निकल कर आता है कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका प्रबल समर्थक कौन हो गया? मिल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप का विरोध करता है, यानी राज्य के क्षेत्र को लघुत्तम करता है। बिल्कुल भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विचार एवं अभिव्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की स्वतंत्रता का मिल समर्थन नहीं करता है कि राज्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने का कोई अधिकार नहीं है। वाल्तेयर का एक कथन है कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन विचार प्रकट करने करके आपके अधिकारों की रक्षा करूँगा। ये वाक्य वाल्तेयर का है। ये राजस्थान पत्रिका में संपादकीय पेज में सबसे ऊपर लिखा हुआ होता है हमेशा। हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूँगा। ये जो पाठ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट ये 11th की NCERT की पुस्तक में भी चैप्टर के तौर पर आया हुआ है। तो जो NCERT की जो सिलेबस में है या वहाँ से किताब से मैंने कुछ बिंदु उठाए हैं तो वो हमारे लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ उस किताब में एक टॉपिक है रामायण रिटोल्ड। रामायण रिटोल्ड ये एक पुस्तक है जिसके लेखक है ऑब्रे मेनन। ऑब्रे मेनन पुस्तक थी, इसके रामायण के बारे में कहा गया था। तो इस पुस्तक के ऊपर प्रतिबंध लगाया था जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करता है। द सेटोनिक वर्सेज, द सेटोनिक वर्सेज ये सलमान रुश्दी की पुस्तक है। सलमान रुश्दी की पुस्तक है द सेटोनिक वर्सेज। ये किताबें
यहाँ इन दोनों का नाम 11वीं की जो एनसीईआरटी पुस्तक है उसमें आया हुआ है, इसलिए इनको याद करना थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों ही पुस्तकों के ऊपर प्रतिबंध लगा था, तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है कि यानी प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था क्योंकि इन जो दोनों पुस्तकों में जो विचार आए थे, इस पुस्तक में हिंदू धर्म के बारे में गलत कहा गया था, इस पुस्तक में इस्लाम धर्म के बारे में गलत कहा गया, जिससे इस्लाम के लोगों की भावनाएं हैं वो भड़की या उनको इस्लाम के खिलाफ उन्होंने बात कही थी। तो इसलिए इन दोनों पुस्तकों के ऊपर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था किसी दूसरे को हानि से बचाना। इनके जो विचार थे वो ऐसे थे, इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम किया गया था। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की स्थितियों में गलत या भ्रामक हो। यानी J.S. मिल ने ये कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन लोगों को भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की स्थिति में हमारे लिए गलत हो या भ्रामक हो, हमें सही नहीं लग रहे, उन्हें भी लेकिन बोलने का अधिकार होना चाहिए। यानी यहाँ से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसका मिल कट्टर समर्थक है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता के 4 कारण। मिल के अनुसार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके 4 कारण। कि व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी मिल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? उन्होंने इसके पक्ष में अपने 4 कारण दिए हैं। पहला कारण है कि कोई भी विचार पूरी तरह गलत नहीं हो सकता। कोई भी विचार पूरी तरह गलत नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति अगर विचार रख रहा है तो विचार अपने आप में पूर्णतः तो गलत हो ही नहीं सकता, उस विचार में कोई नहीं कोई तो अच्छाई होगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार होने से, बोलेगा ही नहीं तो उसके विचार बाहर कैसे आएंगे। सत्य स्वयं से उत्पन्न नहीं होता। सत्य है वो सत्य स्वयं से उत्पन्न नहीं होता। यानी हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने हैं उसके पहले हमें कहीं विचारहीन बहस करनी होती है, कहीं तर्क वितर्क करने होते हैं, उसके बाद में सत्य निकल कर बाहर आता है। इसलिए सत्य एक ही लाइन में अगर कोई सत्य बोल दे या सीधे एक तौर पर निष्कर्ष पर पहुंच जाए, जैसे कोई वैज्ञानिक है तो वो कहीं प्रयोग करेगा, कई बार ये सफल होगा, उसके बाद में वो सही प्रयोग पर पहुंचेगा। तो उसी प्रकार सत्य भी है, वो अपने आप में स्वयं में उत्पन्न नहीं होता। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो निर्बाध रूप से होनी चाहिए, अबाध रूप से होनी चाहिए। विचारों के संघर्ष का सतत महत्व है। विचारों का जो संघर्ष होता है उसका लगातार हमेशा ही महत्व बना रहता है। एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति के जो विचार है उनमें जो बहस होती है या विचारों का आदान प्रदान होता है, उससे नई चीज़ें निकलकर या अच्छी चीज़ें निकलकर सामने आती है। ये निश्चित नहीं है कि जिसे हम सत्य समझते हैं वही सत्य। चौथा कारण दिया है यानी ये जरूरी नहीं है कि जिसे हम सत्य समझ रहे हैं वही सत्य है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का जब तक ये वैज्ञानिकों ने पता नहीं लगा लिया था कि ये गोल है, तब तक दुनिया इस पृथ्वी को फ्लैट समतल ही मानती थी। तो उसी प्रकार ये जरूरी नहीं है कि जिसे हम सत्य समझ रहे हैं सत्य उसी रूप में हो। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। स्वतंत्रता पर अन्य जो विचारक है उनके विचार, हीगल ने अपनी पुस्तक फिलोसॉफी ऑफ माइंड में स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए थे। इसमें स्वतंत्रता को एक सामाजिक तथ्य माना था हीगल ने। कांट ने अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल रीजन उसमें स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए थे। उन्होंने व्यवहारिक स्वतंत्रता की संकल्पना दी थी और स्वतंत्रता के लिए एक शब्द नाउमेनल का इस्तेमाल किया था। विशेष तौर पर याद रखना, नाउमेनल शब्द का प्रयोग किया था। और इन्होंने नैतिक स्वतंत्रता के ऊपर बल दिया था और नैतिक स्वतंत्रता का विचार ही राज्य के अस्तित्व का कारण था। ये इसकी एक उक्ति है, कथन है, नैतिक स्वतंत्रता का विचार ही
राज्य के अस्तित्व का एक कारण था। टी.एस. ग्रीन, स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, जिससे कुरूपता का अभाव सुंदरता नहीं है। ये कथन टी.एस. ग्रीन का है। बारकर ने, ये मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारकों का कटु आलोचक है और मिल की स्वतंत्रता को एक खोखली स्वतंत्रता का पूछते हैं कि मिल की स्वतंत्रता को खोखली स्वतंत्रता किसने कहा था? बारकर ने कहा था। इसाइया बर्लिन की 2 पुस्तकें, 4 एसे ऑन लिबर्टी और 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। इन्होंने ग्रीन की तरह स्वतंत्रता के 2 प्रकार बताए थे, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। और मैकफर्सन ने बर्लिन के विचारों को, स्वतंत्रता संबंधी विचारों को जड़ और यांत्रिक माना था। यानी इसाइया बर्लिन है, ये स्वतंत्रता के प्रमुख विचारक रहे हैं। इन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट दिए थे। स्वतंत्रता के अन्य विचारकों में हन्ना अरेंट, इन्होंने ह्यूमन कंडीशन नामक पुस्तक लिखी थी और स्वतंत्रता को एक सामुदायिक कौशल कहा था। हन्ना अरेंट ने स्वतंत्रता को सामुदायिक कौशल कहा था। यानी पूछ लेते हैं कि किस विचारक ने स्वतंत्रता को सामुदायिक कौशल कहा था? इन्होंने मनुष्य की गतिविधि के 3 स्तर बताए थे, श्रम, कार्य और कार्यवाही। कई बार पूछा गया श्रम, कार्य और कार्यवाही। तो इसमें कार्यवाही को सबसे ऊंचा स्थान, यानी दोनों प्रश्न बनते हैं। एक तो गतिविधि के कितने स्तर बताए? 3, और इन तीनों में से सबसे ऊंचा स्थान किसको दिया गया है? कार्यवाही को दिया गया है। कि आधुनिक समाज में लोग श्रम और कार्यवाही के स्तर पर जी रहे हैं, श्रम और कार्यवाही के स्तर पर जी रहे हैं। उन श्रम और कार्यवाही नहीं बल्कि कार्य के स्तर पर जी रहे हैं। उनकी कार्यवाही की जो क्षमता है वो कुंठित हो गई। यानी व्यक्ति के अंदर जो सृजनात्मक क्षमता है वो बिल्कुल कुंठित हो गई। अपने जीवन यापन के न्यूनतम स्तर पर वो जीवन जी रहे हैं। फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए थे। उन्होंने प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद को स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त माना था। शब्द को याद रखना, प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद, इसको स्वतंत्रता की एक, यानी लोगों में आपस में पूंजीवाद के लिए कंपटीशन होगा, उन और आगे से आगे बढ़ने की सोच होगी पूंजीवाद के क्षेत्र में, वो स्वतंत्रता के लिए एक आवश्यक शर्त माना। और आर्थिक स्वतंत्रता को राजनीतिक, यानी व्यक्ति अपने आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र होगा तभी उसके लिए ये राजनीतिक स्वतंत्रता मायने रखती है, अन्यथा उसके लिए राजनीतिक स्वतंत्रता कोई मायने नहीं रखती है। मैकफर्सन ने सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। ये इन्होंने विकासात्मक स्वतंत्रता और सृजनात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा दी थी। याद रखना, सृजनात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा किसने दी? मैकफर्सन। और या ये पूछ ले कि विकासात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा किसने दी? तो मैकफर्सन ने दी। रोल्स ने कहा था कि स्वतंत्रता को केवल स्वतंत्रता के ही लिए ही सीमित किया जा सकता है। अगर स्वतंत्रता को सीमित करते हैं तो केवल दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्रता देने के लिए सीमित कर सकते हैं, अन्य स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जाना चाहिए। हैयक ने अपनी पुस्तक द रोड टू सर्फडम, इस पुस्तक में कहा था कि मनुष्य को स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह किसी दूसरे की मनमानी इच्छा द्वारा बाध्य नहीं होता है। नोजिक ने व्यक्ति पर किसी तरीके का दायित्व या कर थोपने से पहले उसकी सहमति लेना अनिवार्य शर्त है। यानी नोजिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है। या राज्य को द्वारा कोई कर या दायित्व उसके ऊपर थोपा जाता है तो उससे पहले उसकी सहमति लेना अति आवश्यक है। जहाँ पॉल सार्थर, इसकी पुस्तक है बीइंग एंड नथिंगनेस। इस पुस्तक में उन्होंने पुस्तक से 3 कोटेशन लिए गए हैं। हमारे मस्तिष्क और विचारों पर हम सभी पूर्णतः स्वतंत्र हैं। दूसरा, स्वतंत्रता ही वे वस्तु है जो हमें गौरव प्रदान करती है। और स्वतंत्रता मनुष्य के लिए अत्यंत कष्टकारी वस्तु है, लेकिन फिर भी प्रत्येक मनुष्य वो स्वतंत्र होना चाहता है। तीनों उक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक अवधारणा भी दी थी, अलगाव के निराकरण की अवधारणा। चार्ल्स टेलर ने उद्देश्यपूर्ण स्वतंत्रता की अवधारणा दी थी। तो जहाँ अवधारणा जो कॉन्सेप्ट आते हैं उसे विशेष तौर पर याद रखना कि उद्देश्यपूर्ण स्वतंत्रता की अवधारणा किसने दी थी? चार्ल्स टेलर ने। और अलगाव के निराकरण की अवधारणा किसने दी थी? जहाँ पॉल सार्थर ने। फ्रांस फैनन ने अपनी पुस्तक ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क और एक पुस्तक द रेचेड ऑफ द अर्थ, यानी धरती के पिछड़े हुए लोग, दबे कुचले लोग, और ब्लैक स्किन और व्हाइट मास्क 2 पुस्तकें लिखी थी। उनमें संपूर्ण मानव जाति की स्वतंत्रता का उन्होंने पक्ष लिया था। संपूर्ण मानव जाति की स्वतंत्रता के पक्षधर कौन है? फ्रांस फैनन। मैरी वुllstonecraft, ये एक नारीवादी विचारक रही थी। उनकी पुस्तक है द विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। इनमें इन्होंने विचार दिया था कि स्वतंत्रता वो सद्गुणों की जननी है। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला और आंग सान सू के बारे में 11वीं की जो NCERT की किताब है, ये दोनों उसमें आए हुए कॉन्सेप्ट। तो नेल्सन मंडेला और इन दोनों विशेष तौर पर याद रखना। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इनकी उक्ति है कि स्वतंत्र होना सिर्फ अपनी जंजीरों को उतार देना नहीं,
बल्कि इस तरीके से जीवन जीना कि जिससे औरों का सम्मान और स्वतंत्रता बढ़े। तो नेल्सन मंडेला 28 साल तक दक्षिण अफ्रीका की जेलों में रहे थे और ये रंग भेद की नीति के खिलाफ इन्होंने जिंदगी भर संघर्ष किया था। तो स्वतंत्रता के लिए इन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया था और बाद में दक्षिण अफ्रीका के लोगों को इस रंग भेद की नीति से मुक्ति दिलाई थी। आंग सान सू की ये इन्होंने म्यांमार के अंदर ये और लंबे समय तक सैनिक शासन का विरोध किया और लोकतंत्र को कायम करने में पुनः इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। अभी इनकी पार्टी म्यांमार में सत्ता में है। इनकी जो पुस्तक है फ्रीडम फ्रॉम फियर, हमें नहीं तो बाकी लोगों के विचारों से डरना चाहिए और नहीं सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है और भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकते। तो इन दोनों विचारकों का आंग सान सू की और नेल्सन मंडेला दोनों स्वतंत्रतावादी विचारक हैं। इन दोनों की पुस्तकों का नाम और इनके विचारकों के नाम पर विशेष तौर पर याद रखें। उसके बाद में स्वराज की अवधारणा। स्वराज की अवधारणा क्या है? एक भारतीय राजनीतिक विचारकों की स्वतंत्रता की एक समानार्थी अवधारणा है। यानी जो पाश्चात्य विचारक जिसे स्वतंत्रता कहते हैं उसे भारतीय विचारकों ने स्वराज कहकर पुकारा है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर की प्रसिद्ध उक्ति है। उसके बाद में महात्मा गांधी ने अपने स्वराज संबंधी विचार दिए थे। ये महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज पुस्तक में दिए थे और इसकी जो प्रकाशन की तिथि है वो याद रखना 1909 के अंदर ये पुस्तक प्रकाशित हुई। नेट में पूछा गया सवाल है हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई? 1909 में। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के स्वतंत्रता संबंधी विचारक। भारत की स्वतंत्रता की अवधारणा विकास की एक प्रक्रिया से गुजरी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता से आज सर्वांगीण स्वतंत्रता से है। सर्वांगीण स्वतंत्रता से यानी सुभाष चंद्र बोस के अनुसार स्वतंत्रता का आशय किसे? सर्वांगीण, जिसमें मनुष्य के सर्वांगीण विकास हो, वे आवश्यक दशाएं जिससे मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो, सर्वांगीण स्वतंत्रता कहलाती है। यदि हम विचार से क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो हमारे जीवन में उमंग भर दे और ये आदर्श स्वतंत्रता है। सुभाष चंद्र बोस के ये जो विचार है स्वतंत्रता संबंधी, वे विचार उन्होंने 19 अक्टूबर 1929 को लाहौर के एक सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण के रूप में ये विचार प्रकट किए थे। ये जो विचार है वो NCERT की जो आपकी पुस्तक है 11वीं कक्षा की, उस पुस्तक में स्वतंत्रता के टॉपिक, स्वतंत्रता के चैप्टर में आए हुए हैं। इसीलिए ये सुभाष चंद्र बोस के विचार, आंग सान सू की के विचार और नेल्सन मंडेला के विचार हमारे लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र बनाते वक्त कहीं जो परीक्षक हैं वो NCERT की किताबों को फॉलो करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता के ये टॉपिक है, 2 वीडियो हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, आप दोनों का अध्ययन करें। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद।